अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम निदा है और मेरा ताल्लुक़ रेगिस्तानी इलाके से है। ये रात का गप अंधेरा था, हर तरफ धुंध फैली हुई थी। जून का गर्म मौसम रात के वक्त भी आग उगल रहा था। इस गर्म मौसम में मैं रेगिस्तान में नंगे पाँव इधर उधर भाग रही थी। हालांकि मेरा बचपन इसी रेगिस्तान में गुजरा था। मैं इसी रेगिस्तानी इलाके के एक गाँव की रहायशी थी। रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी बहुत तेज़ होती है। दिन के वक्त तो जो गर्मी होती है वो आग की तरह है, लेकिन रात में भी हब्स और लू जैसी तपिश बरसती है। ना तो मुझे मौसम की परवाह थी अब और ना अपने पकड़े जाने के बाद के भयानक अंजाम की। मेरे पास सिर्फ आज की रात थी कि मैं अपनी इज्जत को मालिक से बचा लूं। इसीलिए बस मैं इस लंबे रेगिस्तान को जल्द से जल्द पार करना चाहती थी, वरना मालिक मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। मुझे इसे देखकर ही डर लगता था। उसकी लाल लाल आंखें थी और उसकी आंखें ऐसी खतरनाक थी कि उसकी नज़र मेरे जिस्म को काट खाती थी। वो इतना हट्टा कट्टा चौड़ा था कि मैं उसकी सेहत देखकर ही कांप जाती थी। 40 के करीब 6 फीट का कद, भरपूर जिस्म का मालिक आदमी। इंसान कम और कोई देव ज्यादा लगता था, जो लड़की को देखकर उसकी नज़रों की तेजी से कांपने पर मजबूर कर देता। जो लड़की उसकी आंखों को भा जाती वो उसे अपनी हवस से नहीं छोड़ता था। और वो देव जैसा इंसान मेरे लिए शादी का पैगाम भेज चुका था, और उसका पैगाम हमारे इलाके में हुक्म का मकाम रखता था। मुमकिन ही नहीं था कि कोई उसके हुक्म के आगे इनकार कर जाए, और जो कुछ मैं उसके साथ कर चुकी थी मैं सिर्फ मालिक की जिद का सामान बनती। इस सोच ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया था। मेरे लिए मौत आसान होती, लेकिन मालिक को अपनाना बहुत मुश्किल। जो कुछ भी मैंने मालिक के बारे में सुन रखा था, मैं तो क्या हर लड़की से शादी करने से डरती थी, क्योंकि वो शादी की पहली रात ही अपने कमरे में अपने साथ अपने सबसे प्यारे ऊँट को भी लेकर जाता, मगर उसकी दुल्हन की चीखों की आवाज़ें पूरी हवेली में गूंजती थी। हमारे गांव में ही एक हसीन लड़की थी, क्योंकि सूरज की चमकदार धूप में पानी के लोहे के घड़े सर पर रखकर जब हम रेगिस्तान की तपती रेत पर पानी भरकर लाते, तो हमारी रंगत गहरी सांवली सी पड़ जाती थी। इसीलिए हमारे गांव के लोगों का रंग रूप गहरी सांवली रंगत ही थी। मगर मैं न जाने किस पर चली गई थी, मेरा सफ़ेद रंग तो तेज धूप और तपिश से भी मांद नहीं पड़ता था, और यही रंग रूप मेरे लिए चांद का वबाल बन गया था। इस पर हमारी गुर्बत हमें उस मालिक की हवस का निशाना बनाती थी। जैसे ही जून का महीना आता, पानी नहर में खुश्क होने लगता, भूख और प्यास का दरवाज़ा खुलता तो गांव वालों का रुख मालिक की हवेलियों की तरफ हो जाता था, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में हमें अनाज और अपनी वो चीज़ें दे सकते थे, और बदले में वो जिसे चाहे अपने कमरे की रौनक बना लेते, चाहे वो औरत किसी की बीवी होती या फिर वो लड़की किसी की कंवारी बेटी ही क्यों ना होती। लेकिन कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। एक ऐसा जुल्म था जिससे हमें कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि ना वहाँ किसी का कानून चलता था और ना ही कोई कानून को मानता था। मेरी माँ मालिक के घर की नौकरानी थी, और हम लोग कॉटन की कढ़ाई वाले बड़े बड़े फ्रॉक पहनते थे। हमारे हाथों में दर्जनों के हिसाब से चूड़ियाँ हमेशा मौजूद होती थी। काली काली कलाइयों में ढेरों चूड़ियाँ हर वक्त खनक रही होती। पाँव में मोटी पाजेब, नाक में मोटी सी लौंग। ये हमारी साजिश थी जो हम औरतें सुबह उठते ही करती थी। लेकिन जब बाहर निकलते तो खुद को छुपाने के लिए बड़ा सा घूंघट निकाल लेते थे, क्योंकि हम जानते थे कि हमारी ज़रा सी लापरवाही हमें कौन सी तकलीफ से दूचार कर देगी। मेरी माँ उम्र के जिस हिस्से में थी वो अपने आप को कम ही छुपाते थे। वो मालिक की हवेली में बेपरवाह सी होकर चली जाया करती थी, क्योंकि उन्हें मालिक से कोई डर नहीं था। लेकिन कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं माँ बाप की अकलौती औलाद थी। इसीलिए उनकी जगह मुझे उनके घर के काम पर जाना पड़ता। मेरी माँ बेहद परेशान थी, क्योंकि मेरी रंगत माँ की तरह सांवली नहीं थी, और मैं बहुत खूबसूरत थी। इसीलिए माँ मुझे बार बार कहती रही कि मालिक के घर पर घूंघट का खास ख्याल रखना, घूंघट जरा भी सरकना नहीं चाहिए। मैं 17-18 साल की अल्हड़ सी हसीन दोशीज़ा थी, माँ बाप की अकलौती थी, इसीलिए लाड प्यार से पली थी। माँ की बात का मतलब मैं उस अंदाज में नहीं समझ सकी थी जिस तरह माँ मुझे समझाना चाहती थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़रा सी गलती मुझे मौत भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर देगी।
मैं घूंघट निकाले मालिक के घर पहुंची। चौकीदार के सामने मैंने माँ का नाम लेकर कहा कि मैं अम्मा जिंदू की बेटी हूँ। वो बीमार है, इसीलिए उनकी जगह मैं काम पर आऊंगी। चौकीदार एक नौजवान सा लड़का था और मुझसे कहने लगा, चेहरा दिखाए बगैर तो तुम्हें इजाजत नहीं मिल सकती अंदर, तभी जाने दूंगा, पहले चेहरा दिखाओ। मैंने कहा, मेरी माँ ने सख्ती से मना किया है कि किसी को चेहरा नहीं दिखाना। वो कहने लगा, मुझे भी यहाँ के मालिक का हुक्म है कि चेहरा देखे बगैर किसी भी औरत को अंदर नहीं आने देना। मुझे क्या पता तू औरत है या औरत के भेस में घूंघट में छुपा कोई मर्द। मुझे तो उस नौजवान की बात पर बेतहाशा गुस्सा आया। मैंने उस लड़की के सामने गुस्से से अपना घूंघट उलट दिया। मुझे देखकर तो उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। कुछ पल तो वो शायद लम्हों के लिए अपना होश ही खो बैठा था, क्योंकि उसने मेरा चेहरा देखते ही हवेली का दरवाज़ा खोल दिया और मैं हवेली के अंदर आ गई। पहले दिन ही मालिक के खास नौकरानी ने मुझसे कहा कि आज से तुम्हारा काम मालिक के ऊँट को खाना खिलाना है। ये सुनकर मैं डर गई, मगर उसने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊँट बहुत नरम दिल है। इसीलिए मैं डरते डरते ऊँट के पास आई और उससे उसका खाना खिलाने लगी। वो आराम से खाने लगा। ऊँट पेट भर कर बहुत खुश हुआ। मैंने खाना खाया और उसे खिलाने के बाद मैंने अपना घूंघट उतार दिया। वहाँ से वापस चली गई, लेकिन वो मेरी ड्यूटी का पहला दिन था, उसी रोज से शुरू हो गया था। मैं घर वापस आ गई और ये सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही जारी रहा। धीरे धीरे ऊँट मेरा आदी होता गया। अब वो ऊँट मेरे साथ घुल मिल गया था। वो मेरे हाथ से ही खाना खाता था। मैं भी अपने हाथ से उस ऊँट की कमर को सहलाती थी। अगर वो ऊँट मेरे हाथ से खाना खा ले तो मैं खुश हो जाती थी और वो मुझे अपने अंदाज में देखता रहता था। अपनी पसंद का इजहार करने की पूरी कोशिश करता था। मेरे सिवा किसी और से उसे खाना खिलाने की कोशिश करता तो ऐसा नहीं होने देता। इसीलिए अब मैं ही उसे संभालने लगी थी। और दूसरी तरफ नौजवान चौकीदार हर बार मेरी तरफ देखने लगा। उसकी बातें मेरे दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। कभी वो लड़का कहता, तुम चांद हो, अपने आप को ढांप कर रखो, नज़र लग जाएगी। कभी कभी वो मुझे अमरूद से भरा एक थैला देता और कहता, तुम्हारे लिए बाग से चोरी किए हैं, और मैं उसकी बातें सुनकर हंस देती थी। मैंने अब तक मालिक के बारे में सुना था लेकिन देखा नहीं था। लेकिन एक बार देखा तो मेरे होश उड़ गए। एक दिन मैं शीशे के गुलदान को साफ कर रही थी जब मैंने पहली बार मालिक की मजबूत आवाज़ सुनी। मैंने अपने मुंगट के पीछे मालिक से सुना था, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। मालिक की आवाज़ सुनकर मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। फिर मैंने जो चेहरा देखा वो एक लड़की का था जिसकी कलाई मालिक ने पकड़ रखी थी। मालिक उसे घसीट कर अंदर ले गया। मालिक ने उस लड़की को धकेल कर हॉल में फेंक दिया। वो लड़की इतनी खूबसूरत नहीं थी मगर इतनी बदसूरत भी नहीं थी। मालिक उस लड़की को मार रहा था जबकि वो लड़की बेतहाशा रो रही थी। उसके साथ जानवर जैसा सलूक देख मेरा तो दिल खौफ से कांप गया। फिर वो गरज कर मुझे मेरी माँ समझकर बोला, अम्मा जिंदो, इस लड़की को मेरे कमरे में छोड़ा। ये लड़की बहुत मगरूर लगती है, इसीलिए मैं आज इसे किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। ये मालिक की आवाज़ से या शेर की धाड़, क्या ये था? वो लड़की भी मेरी तरह कांप रही थी। वो कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो मालिक, मुझे घर जाने दो। ये सुनकर मालिक और गजबनाक हुआ जबकि वो लड़की मालिक के कदमों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मालिक, मुझे माफ़ कर दो, मुझे घर जाने दो। मेरा 2 माह का बच्चा मेरे बगैर रो रहा होगा। लेकिन मालिक ने उसे बालों से पकड़ लिया, खुद उसे अपने कमरे में ले गया और फिर उसकी चीखें तमाम रात हवेली में गूंजती रही। मैंने मालिक को पहली बार देखा तो मेरी रूह ही कांप गई और मैं वहाँ से भाग गई। मैं इस कदर परेशान थी कि उस नौजवान से टकरा गई। मुझे इस तरह से देखकर दूसरा चौकीदार गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम अम्मा जिंदो की बेटी हो? मेरी ऐसी हालत थी कि अल्फाज मेरे मुंह से नहीं निकल सकते थे। मुझे घर जाने दो, मालिक उस औरत को मार देगा। मैं रोने लगी। दूसरे चौकीदार ने मुझे डांटा, मगर पहला चौकीदार जो कि एक नौजवान लड़का था वो मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ऐसा ना हो कि तुम ख्वाफ की वजह से आधे रास्ते में ही बेहोश हो जाओ। उस दिन वो चौकीदार मुझे घर तक छोड़ गया। उसने अपना नाम शाज़िल बताया। उसे मुझे बताया कि उसके वालिदैन मर चुके हैं, इसीलिए वो बचपन से हवेली में काम कर रहा है और मालिक उससे बहुत प्यार करता है। मगर मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं आया, क्योंकि आज मैंने अपनी आंखों से मालिक का जुल्म देख लिया था। मगर वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन मैं अम्मा के मजबूर करने पर हवेली गई और शाज़िल से कहा कि मुझे कोई ऐसा काम दे दो जिससे मेरा सामना मालिक से ना हो।
क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लगता है। मुझे यकीन था कि अम्मा के ठीक होने पर मैं कभी हवेली नहीं आऊँगी। शाहज़ल ने मुझे बाहर का एक आसान काम मेरे ज़िम्मे लगा दिया। अब मैं खुश थी। शाहज़ल ने मुझे बताया कि मालिक की 2 बीवियाँ हैं, बस उनके पास कभी-कभार जाता है और दिन के वक़्त ऊँट अपने साथ हवेली ले जाता था। औरतें और ऊँट दोनों मालिक की कमज़ोरी है। मालिक खूबसूरत औरत को नहीं छोड़ते, इसीलिए कभी भी अपना घूंघट मालिक के सामने ना उठाना। शाहज़ल ने उस दिन मुझे बताया। मैं हँसी और कहा कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मगर शाहज़ल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो और मेरा तो तुम पर दिल आ गया है। जब तक तुम हवेली में हो मेरा दिल सूली पे अटका रहता है कि कहीं मालिक तुम्हें देख ना ले। उसके बाद सुनकर मैंने कहा, मुझे मत डराओ, मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ। शाहज़ल हंसने लगा और कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी तब मैं तुम्हारे घर आऊँगा। ये सुनकर मैं शर्माने लगी और मैंने शाहज़ल को पीछे धकेल दिया। वो हंसता हुआ अंदर चला गया। मेरी नज़रें बार बार शाहज़ल की तरफ ही उठ रही थी। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखा। वह अब भी हंस रहा था। उसकी आंखें सिर्फ मेरी मोहब्बत से भरी हुई थी। मैं तेजी से मुड़ी, इसीलिए मैं सामने आने वाले आदमी को देख नहीं पाई और उससे बुरी तरह टकरा गई। मैं अपना तवाज़ुन खो बैठी और उसके बाजुओं में गिर पड़ी, यहाँ तक कि मेरा घूंघट हट गया। मैंने अपने सामने देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि ये मालिक था जिससे मैं टकराई थी, और उस वक्त उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, जैसे वो बेख्तियार मेरी तरफ देख रहा था। मुझे देखकर मालिक अपने होशो हवास खो बैठा। उसकी नज़रें अब मेरे चेहरे पर गुम थी। मालिक की नज़रें मेरे चेहरे को आग की तरह जला रही थी। मैंने खुद को मालिक की गिरफ्त से आज़ाद किया, अपनी चादर ज़मीन से उठाई और अंदर भागी। मगर मालिक मेरा खूबसूरत चेहरा देख चुका था और अगले ही दिन उसने मेरे वालिदैन से कह दिया कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने इस रिश्ते से इनकार किया तो अभी और इसी वक्त इस गाँव से निकल जाए। ये सुनकर मेरे वालिदैन परेशान हो गए। अब मुझे मालिक की बीवी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर वाले मजबूर थे। मगर जब मैं सोचती कि मालिक शादी की पहली रात अपनी बीवी के कमरे में ऊँट लेकर क्यों जाता है और वो ऊँट उसकी बीवी के साथ क्या करता है, ये डर मेरी जान निकाल रहा था। शाहज़ल से मेरा कोई राब्ता नहीं हो पाया था, लेकिन अगर मैं उसका इंतज़ार करती तो वो भी क्या कर लेता। जब वो हवस का पुजारी मालिक किसी शादीशुदा औरत पर दिल हार कर उसे घसीटता हुआ अपने साथ अपने ख़ानदानी घर ले आता है, तो औरत का शौहर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फिर शाहज़ल भी क्या कर लेता। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। माँ अलग आंसू बहा रही थी कि मेरी बेटी ये जुल्म नहीं सह सकती जब वो मालिक अपनी बीवी के साथ करता है। कोई आज तक ये नहीं जान पाया कि आखिर वो ऊँट शादी की रात मालिक के साथ कमरे में जाकर क्या करता है। अम्मी के आंसू मुसलसल बह रहे थे। बाबा की रंगत भी सफ़ेद पड़ चुकी थी। कुछ नहीं बोल सकते थे और ना ही मालिक का मुकाबला कर सकते थे। इसीलिए जो कुछ करना था अपने बचाव के लिए मुझे ही करना था। इसीलिए मैं रात होते ही घर से भाग गई थी। हमारे इलाके के रेगिस्तान कुछ ही मील दूर थे। शहर जाने के लिए बसें भी चलती थी। मेरी कोशिश थी कि शहर की किसी बस में बैठ जाऊं, इसीलिए अंधाधुंध भाग रही थी। लेकिन मेरी किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी। न जाने कैसे इस बात के बिना मालिक को पड़ गए और वो अपने ऊँट पर बैठकर मेरे पीछे आ रहा था, और उसी वक्त वो ऊँट घोड़े की तरह मिट्टी उड़ाता मेरे पीछे भागा जा रहा था। न जाने कैसे और कब वो मेरा पीछा करने लगे थे। शायद मालिक को शक हो गया था या मेरी किस्मत ही खराब थी। मैं जितना तेज भाग सकती थी भाग रही थी, लेकिन वो जल्द ही मुझ तक पहुंच गया था। इससे पहले कि मालिक के आदमी मुझे रोकने की कोशिश करते, मैं एकदम उलटकर मिट्टी के ढेर पर गिर गई। फिर मालिक ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचकर अपने ऊपर बिठा लिया। वो जानदार आदमी था, उसके सामने मैं नाजुक सी लड़की कुछ भी न थी। इसीलिए वो मुझे एक ही हाथ से खींचकर अपने ऊँट पर बैठा चुका था। मैं रोने लगी, उससे मिन्नत करने लगी कि मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो मुझे मुकम्मल तौर पर बेपरवाह ऊँट चला रहा था। ठीक ही कहते हैं कि ऊँट सहरा का घोड़ा होता है। इस ऊँट की रफ्तार तो मैं देखकर हैरान थी। मैं कुछ ही देर में हवेली पहुंच गई थी। हवेली का दरवाज़ा खोलने वाला शाज़िल ही था। मैं शाज़िल को देखकर बेहाल हो गई और शाज़िल की तरफ मददगार नज़रों से देखने लगी, लेकिन वो नज़र बदल गया। मैं जब अपनी शामत साफ नजर आ रही थी, मालिक ने मुझे ऊँट से नीचे धकेल कर ज़मीन पर फेंक दिया। मैं मुंह के बल जोर से नीचे गिरी थी। शाज़िल से ये शायद सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए भागकर मेरे पास पहुंच गया। मुझे उठाकर कहने लगा, मालिक इसे छोड़ दें, इसे माफ़ कर दें। शाज़िल रोने लगा, मगर मालिक ने मुझे बाजू से पकड़ा और हवेली के अंदर ले गया।
اور پھر مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں روتی رہی لیکن میری پکار سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس دن مالک سے شادی کر لی۔ میں اپنی ماں کو پھر سے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ رات کو مالک اونٹ کو اپنے ساتھ لایا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں رونے لگی مگر تب یہ مالک کے کمرے کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی تھی اور کسی نے مالک کے اونٹ کو گولی مار دی۔ اونٹ درد سے چلانے لگا اور اس نے مالک پر ہی حملہ کر دیا۔ مالک اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے وہ موقع پر ہی مر گیا۔ حویلی کے سبھی لوگ کمرے میں آئے۔ وہ سب لوگ مالک سے تنگ تھے، اسی لیے مالک کے مرنے پر اندر ہی اندر بہت خوش تھے۔ مالک کے مرتے ہی میں آزاد ہو گئی اور میں نے اپنے گھر چلی گئی۔ اور کچھ دن بعد میں نے شازل سے شادی کر لی تھی۔ تبھی شادی کی پہلی رات شازل نے مجھے بتایا کہ مالک کے اونٹ کو میں نے ہی گولی ماری تھی تاکہ وہ اونٹ خوف زدہ ہو کر اپنے ہی مالک پر حملہ کرتے۔ شازل ایک عام سا لڑکا تھا مگر اس نے بہادری دکھا کر نہ صرف مجھے بلکہ گاؤں کی سبھی لڑکیوں اور عورتوں کی جان اور عزت بچا لی تھی۔ میرے دل میں شازل کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔